नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक है उसमें देखेंगे महिला परीक्षक भर्ती का 74वां वीडियो है और इस टॉपिक में हिंदी का व्याकरण को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वहाँ 27 अगस्त को है, यानी कि कल की डेट में है। तो फिर आप लोग अपना अपना जो एडमिट कार्ड है उसे निकाल लेना और ये पहले देख लेना कि आपका जो सेंटर है वहाँ कहाँ पर है, आपके घर से कितना दूरी में है और कहाँ पर जाना है, उस सभी को देख लेना ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको ढूँढने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? और ये भी देख लेना कि आपका जो समय है, वह कौन-सा पाली का है। एक तो सवेरे वाला भी है और एक जो है दोपहर का भी है, तो आप अच्छे से कन्फर्म कर लेना, ठीक है? तो आज हम लोग देखने वाले हैं 74 नंबर का वीडियो। इसके बाद जो है एक और वीडियो आएगा जो कि 75 नंबर का रहेगा, यानी कि कुल मिलाकर जो महिला परीक्षक भर्ती है, उसमें मैंने जो है 75 वीडियो कंप्लीट कर दिया है। एक वीडियो और आएगा उस हिसाब से। तो फिर ये जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जो शुरू से लेकर 75 वीडियो तक जो देखा है उनको लिए फ़ायदा है क्योंकि जो भी क्वेश्चन आंसर बताए हुए वो सभी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ऐसा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में आते हैं और आ चुके हैं, ठीक है? और साथ ही जैसे कि महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत जो भी योजना है या जो भी अधिनियम बने हैं वो सभी के बारे में आपको समय-समय पर जो जानकारी दिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने याद किया है तो आपके एग्ज़ाम में ये सब चीज़ आने वाला है। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको देखे थे कि कपाली किस लोक कला की शैली है। तो बहुत से लोगों ने जो कमेंट किया है तो इसका जो जवाब आ जाएगा पंडवानी रहेगा, ठीक है? पंडवानी में दो शैली है, एक तो है कपालिक हो गया और एक है वेदमती शैली होता है। अगला है आज का जो पहला प्रश्न देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब आपको देखना है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, भोला गेहूं पिसवाने गया है, तो ये बात सही है। और ज़्यादातर हम लोग अपने घरों में ये शब्द को गलत बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग कि मैं जो है आटा पिसवाने गया था। तो ये तो पहले से ही आटा है, उसे क्या पिसाओगे आप? तो ये जो शब्द है भोला गेहूं पिसाने गया था ये सही है, लेकिन जो अशुद्ध शब्द बोला है वो अगर देखा जाए तो फिर बी नंबर सही रहेगा, यानी कि कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ऐसा नहीं, कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये सही होना चाहिए था। अगला है अश्व का पर्यायवाची है, आपको बताना है अश्व का पर्यायवाची। हम सभी को पता है अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है। तो इनका जो पर्यायवाची है वहाँ है रहेगा, है कहा जाता है। और घोड़ा का और देखे थे जैसे कि अश्व, घोड़ा, तुरंग है, वाजी, उसके बाद है तुर्गम में संधव, ये सभी जो है अश्व का पर्यायवाची हैं। अगला है व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य को चिन्हित कीजिए। अब देखना है व्याकरण के दृष्टिकोण से आपको बताना है सही वाक्य का चिन्हित करना है। ये रहेगा मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। ये जो शब्द है व्याकरण के दृष्टिकोण से सही शब्द है, ठीक है। अगला है खूब या फिर बहुत उन्नति करना किस मुहावरे का अर्थ है? तो खूब उन्नति करना या बहुत उन्नति करना ये किस मुहावरे का अर्थ है? जैसे यहाँ पर ऑप्शन है 99 का फेर होना, तो ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। 9 नगद 13 उधार, ये भी नहीं हो सकता। पाँचों उंगली घी में होना, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर फायदा होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उन्नति है, तो उन्नति के लिए है दिन दुगुना रात चौगुना, इसका आंसर सही रहेगा। अगले है नेकी कर दरिया में डाल का अर्थ है। तो नेकी कर दरिया में डाल अर्थ क्या रहेगा? ये रहेगा उपकार के बदले प्रत्युपकार की आशा ना करना, यानी कि हम किसी के लिए उपकार कर रहे हैं तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मैंने इनके लिए उपकार किया है तो कल की डेट में ये भी मेरे लिए उपकार करेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो ये क्या है, नेकी कर दरिया में डाल। अगला है निम्न में व्यंजन का उदाहरण है, आपको देखना है व्यंजन का कौन सा उदाहरण है निम्न में से। ये रहेगा बी नंबर, यानी कि तदप्रु जो है रहेगा वहाँ व्यंजन का उदाहरण है। क्यों रहेगा? देखो इसका अगर हम विच्छेद कर दें तो फिर क्या आ जाएगा, तद धन रूप, यानी कि देखो दो सब चीज़ आपको याद रखना है। जहाँ पर अगर आहा की मात्रा आता है ऐसा वाला, तो आपको समझ जाना है कि ये ना विसर्ग संधि का उदाहरण है। और जहाँ पर हलंत यानी कि आधा वाला ही बात आता है तो फिर ये व्यंजन संधि का उदाहरण आता है। लगभग यही आसपास में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, त में हलंत है, इसका मतलब ये खुद व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका मतलब क्या होता है, उसी के रूप में या वैसा ही होता है। अगला है निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है आपको बताना है। ये रहेगा गोधूम। गोधूम जो शब्द है वह तत्सम शब्द है और इनका जो तद्भव शब्द होगा वहाँ गेहूं रहेगा। अगला है इनमें से किसे संयुक्त व्यंजन माना जाता है? तो इनमें से किसे संयुक्त व्यंजन माना जाता है? ये आ जाएगा छ जो शब्द है संयुक्त व्यंजन है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं संयुक्त व्यंजन में सिर्फ 4 शब्द आते हैं, इस चीज़ को याद रखना। संयुक्त व्यंजन में 4 शब्द है, कौन कौन से है? छ,
त्र, ज्ञ और स्र, ये जितने भी शब्द है वहाँ संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला है बहुब्रीहि समास का यहाँ उपयुक्त उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास का उपयुक्त उदाहरण कौन सा? यहाँ पर जो है वो वज्रदेह, वज्रदेह जो शब्द रहेगा वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। जैसे कि क्या होते हैं, वज्र के समान, यानी कि वज्र के समान देह मतलब क्या होता है, ऐसा वीर व्यक्ति, यानी कि इसे हम हनुमान जी से संदर्भित कर सकते हैं, क्योंकि उसे भी कहा जाता है वज्र देह दानव दलन, ये रहेगा उसका। तो यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार के दोनों पद अप्रधान हो, अर्थात समास किए गए दोनों पदों का शाब्दिक अर्थ छोड़कर किसी तीसरा अर्थ या अन्य अर्थ लिया जाता है, तो उसे कहा जाता है बहुब्रीहि समास। अगला है इनमें व्यंजन संधि शब्दों को चुनिए। तो इनमें से व्यंजन संधि शब्दों को चुनना है, जैसे कि सज्जन, एकाएक, निसंदेह, प्रातःकाल है, ये रहेगा व्यंजन संधि के अंतर्गत सज्जन रहेगा। और बाकी जो है अलग अलग शब्द है। सज्जन क्यों? क्योंकि यहाँ पर स त मतलब आधार है ना, फिर जाके जन आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना, तो ये क्या हो गया, जन। तो मैंने बताया था जहाँ पर ये आ गए हलंत, तो समझ जाओ ये व्यंजन है। अगले है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? वह कलकत्ता जाता है, वह कलकत्ता जाता है, वह रायपुर जाता है, ये जितने भी शब्द है वह सभी सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अगला है नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो आपको जैसे कि यहाँ पर जो दिया गया है ना, उसमें तद्भव शब्द का चयन करना है। इसका जो आंसर आ जाएगा मुंह रहेगा, क्योंकि ये तद्भव शब्द है। और बाकी जैसे कि मर्म है, बैक है, प्रलाप है, वो अलग अलग है, क्योंकि इसमें एक तो है तत्सम शब्द है, फिर जो है देशज शब्द है, और एक है विदेशज शब्द है। अगला है दामनी का पर्यायवाची शब्द है। तो दामनी का पर्यायवाची शब्द कौन सा रहेगा? विद्युत, विद्युत को कहा जाता है दामिनी। यहाँ पर देखते हैं विद्युत, चपला, तड़ित, चंचला, सौदामिनी, मेघशीला, ये सभी क्या है, दामिनी का पर्यायवाची है। अगला है आंख सेकना का सही अर्थ है। आंख सेकना का सही अर्थ क्या जाएगा? दूसरा रहेगा, यानी कि दर्शन सुख लूटना है। जैसे कि हम किसी को देखते हैं तो फिर अच्छा लगता है, तो यह क्या हुआ, हमारी आंखों को अच्छा लग रहा है ना, तो इसीलिए कहा गया है कि आंख सेकना यानी कि दर्शन सुख करना है। अगला है लिंग और वचन की दृष्टि से त्रुटिहीन वाक्य का चयन कीजिए। तो लिंग और वचन के दृष्टिकोण से त्रुटिहीन वाक्य का चयन करना है। तो ये रहेगा उसने उफनती नदी को तैरकर पार कर लिया। तो यहाँ पर जो है त्रुटिहीन वाक्य है। सबसे पहली बात तो ये क्या है, उफनती, ठीक है, तो तैर कर पार कर लिया, ये कुल मिलाकर जो शब्द है वहाँ पूरी तरह से गलत शब्द है, त्रुटिहीन शब्द है। अगला है किस वाक्य में परिणाम बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो परिणाम बोधक, जैसे कि पहला क्या है, घुड़दौड़ में काले घोड़े की जीत हुई, और यहाँ पर क्या है, आम का रस थोड़ा खट्टा है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा थोड़ा खट्टा, यानी कि ये परिणाम बोधक जो विशेषण है इनका प्रयोग किया गया है यहाँ पर। जैसे कि देख लेते हैं, विशेषण बताया था आपको 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक आता है परिणाम बोधक। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल संबंधी विशेषता का ज्ञान होता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि निश्चित परिणामवाचक विशेषण हो गया, और एक है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होता है। अगला है तत्पुरुष समास के उदाहरण चिन्हित कीजिए। आपको देखना यहाँ पर क्या है कि तत्पुरुष समास के उदाहरण को चिन्हित करना है। सही जवाब क्या जाएगा इनका? पहला रहेगा, यानी कि माखन चोर, इसका आंसर सही रहेगा। यानी कि क्या होता है, माखन को चुराने वाला, माखन चोर। अगला है निम्न में से उस शब्द को चुनिए जिसमें विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। तो नहीं किया गया मतलब दिग्गज रहेगा। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर क्या लिखा है, विसर्ग। तो देखो निश्चय जब लिखते हैं ना, तो निःधंश्चय, निःधंश्चय, तो ये क्या है, विसर्ग संधि है। मनः धन ताप, यहाँ पर आगे ना मनः, तो ये क्या है, विसर्ग है। निर्गुण यानी कि निधन गुण, यानी कि क्या होगा, निर्गुण, ये भी आ गया विसर्ग। लेकिन दिग्गज में क्या होता है, ये रहेगा व्यंजन संधि का उदाहरण है। दिक धन गज बराबर दिग्गज, तो ये क्या है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला है निम्नांकित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? शक्र रहेगा, क्योंकि शक्र जो है अलग चीज है, इंद्र को कहा जाता है। लेकिन कपड़ा का, जैसे कपड़ा है, अंबर है, चीर है, वसन है, दुकल, वस्त्र, वसन, चीर, अंबर, पट, परिधान, ये सभी कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है?
गुणवाचक विशेषण कौन सा आपको बताना है, ये रहेगा नया। नया जो शब्द है वहाँ गुणवाचक विशेषण है। अगला है व्याकरणीय दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। आपको देखना है कि व्याकरणीय दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये रहेगा हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। तो हमारे शिक्षक प्रश्न करते, ये क्या है, व्याकरणीय दृष्टिकोण से शुद्ध वाक्य है। बाकी जैसे कि हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये गलत है ना। करते हैं ये बात सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। अगला है अंग भरना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों यहाँ पर सुधार लेना, ये दरअसल अंक हो गए हैं, इसको लिखना है आपको अंग, है ना। तो अंग भरना मतलब क्या होता है, स्नेह से लिपटना। स्नेह से लिपटना है, आलिंगन करना या गले लगाना होता है। अगले है सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम कौन सा है, इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ तीसरा रहेगा, यानी कि गुण संधि का है, यानी कि सूर्य धन उदय, इसका मतलब है सूर्योदय। अगला है निम्न में से कौन सा मध्य यानी कि केंद्रीय स्वर है। तो कौन सा जो है मध्य स्वर है आपको बताना है, ई उ ए आ, इसका जो जवाब आएगा चौथा नंबर आ रहेगा। एक चीज यहाँ पर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जिन स्वरों का उच्चारण में जीभ का मध्य भाग का प्रयोग होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। आप एक बार खुद से देखो, आ बोलकर आ, तो जब हम आ शब्द बोलते हैं तो ये क्या है, हमारे मुख के बीच से निकल रहा है ना, मध्य से। इसीलिए कहते हैं कि हिंदी वर्णमाला में इसकी संख्या केवल एक है, वो भी आ है। अगले है किन व्यंजनों को अर्ध स्वर कहा जाता है। तो कौन से व्यंजनों को अर्ध स्वर कहा जाता है, सही जवाब आ जाएगा तीसरा रहेगा व और या। व और या जो है अर्ध स्वर की श्रेणी में आता है। अगले है अर्थ के दृष्टिकोण से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के दृष्टिकोण से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, इसका जो जवाब आ जाएगा दो प्रकार, सॉरी बी नंबर, यानी कि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये जो है मूल रूप से है, ठीक है। ये जो है 3 रूप से, मतलब जो 3 है वहाँ मूल रूप से है, बाकी 2 और लिया गया है जिसके आधार पर क्या है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक होता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि जब से मैं आपको 1 सितंबर 2023 से जब सीजीपीएससी के एक टारगेट कोर्स कराएंगे, आपको कराऊंगा मैं, तो उस समय आपको एक एक पॉइंट का डिटेल बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर क्या आ गया, संज्ञा। अब संज्ञा मूल रूप से कितना है, मूल रूप से 3 ही है, उसके बाद 2 को और अलग से जोड़ा गया है। अब वो क्यों जोड़ा गया है, किस लिए जोड़ा गया है, वो सब चीज़ का जानकारी आपको जब डिटेल पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। अगला है रिज्जू का विलोम शब्द है। तो रिज्जू का जो विलोम शब्द है वो कौन सा है, ये रहेगा चक्र रहेगा, चक्र यानी कि एक दूसरे से उल्टा। तो अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है सीधा, यानी कि सीधी रेखा है। अगले है शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब, क्या है, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब उसका निश्चय मतलब निश्चित अर्थ होता है। जैसे कि क्या है, जल। अब जल का मतलब क्या होता है, जल मतलब जल हो गया, क्योंकि पानी है ना, नीर कहते हैं। लेकिन ज को अलग लिखते हैं और ल को अगर अलग लिखते हैं तो इनका मतलब क्या होता है, ना ज का कोई अर्थ है और ना ल का कोई अर्थ है। तो जो शब्द जिनका निश्चित अर्थ होता है वही सार्थक शब्द कहलाता है। अगला है अति धन आवश्यक की संधि का उदाहरण है, आपको बताना है। अति, ई मतलब ई आ रहा है ना, उसके बाद है आवश्यक, यानी कि आ रहा है, तो ई के बाद कोई भी अलग जब स्वर आता है तो उसे यन संधि के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इस संधि में अलग अलग स्वरों का मेल है, यानी कि ई के साथ अन्य स्वर आ रहा है ना, तो यही आ गया अति आवश्यक। अगला है निम्न में से मिश्रित वाक्य है। आपको बताना है कि मिश्रित वाक्य कौन सा है। यहाँ पर जो है उसमें मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, ये जो शब्द है मिश्रित वाक्य, यानी कि एक तो क्या है, मैंने सुना है, फिर आगे नीना पास हो गई। अगला है सरल और साधारण वाक्य किसे कहते हैं। सरल और साधारण वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो तो उसे सरल शब्द, साधारण वाक्य कहा जाता है। अगला है तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। अब आपको बताना है कि तेंदुलकर ने 1 ओवर यानी कि 6 गेंद में 5 छक्के लगाए, तो इनका उद्देश्य क्या है, ये रहेगा छक्के लगाना नहीं होता, इनका उद्देश्य तेंदुलकर है। इसका जो आंसर आ जाएगा बी नंबर सही रहेगा। अगला है जिन संज्ञा शब्दों में पदार्थों के नाप तोल का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परिणामवाचक विशेषण कहते हैं, और इनके 2 पार्ट हैं, एक तो निश्चय और एक है अनिश्चय। अगला है संध्या और रात्रि के बीच का समय
के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है, तो एक शब्द कौन सा है? गोधूली, यानी कि ये जो है शाम का भी समय है और रात्रि का जो दोनों का मेल होता है उसे गोधूली कहा जाता है। अगला है विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं, तो विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले जो शब्द है उसे कहते हैं विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जस्ट उल्टा रहते हैं। अगला है समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा, तो समश्रु शब्द क्या है? ये जो तत्सम शब्द है, अब इसका तद्भव शब्द क्या होता है? मूंछ होता है, मूंछ। अब जो है चेहरों के बाल अर्थात दाढ़ी मूंछ को कहा जाता है समश्रु, और इसका जो है तद्भव रूप कौन सा है? मूंछ रहेगा। अगला है शब्द के जिस रूप में एक या अनेक का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है। कोई भी जो शब्द है उनके रूप में एक या अनेक का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? ये रहेगा वचन कहते हैं, ठीक है, वचन इसका आंसर सही रहेगा। अगला है अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? आपको बताना है कि अघोष व्यंजन कौन से होते हैं कि क वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग रहता है उसे कहा जाता है अघोष व्यंजन, यानी कि क वर्ग के क्या है? क ख ग घ ङ, तो ये जो है प्रथम और द्वितीय अक्षर जो होते हैं वह अघोष वर्ण कहलाते हैं। अगला है समासिक पद भेड़ बकरी में प्रयुक्त समास है, तो भेड़ बकरी में प्रयुक्त समास कौन से हैं? द्वंद्व समास है, क्योंकि यहाँ पर दोनों पद प्रधान हैं। अगला है दोस्तों, ये प्रश्न ना आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना। प्रश्न क्या है कि नगर में रहने वालों को क्या कहा जाता है? यहाँ पर क्या लिखा है कि नगर में रहने वालों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है आपको बताना है। नागर कहा जाता है कि शहरी कहा जाता है कि नगरवासी कहा जाता है या शहरवासी कहा जाता है? इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।